नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक लेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में जैव विविधता, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों के बारे में। अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। बेसिक सवाल है, हालांकि है तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से ये चीज़ें करके जाइए, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन इस शब्द को ध्यान में रखें, जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता का तात्पर्य है किसी स्थान पर पाई जाने वाली फ्लोरा यानी कि पादप और फौना यानी कि जीव जंतु। तो किसी स्थान पर पाई जाने वाली पादप और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां जो है उस स्थान की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जैव विविधता देखिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार किसी स्थान पर जितने ज्यादा पादप और जंतु होंगे उस स्थान की जैव विविधता उतनी ज्यादा होगी और प्रकृति का नियंत्रण बना हुआ रहेगा, प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहेगा। आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपसंहारक यानी अपघटक जिनको आप कहते हैं। तो बेसिकली आप देखें तो हर जीव का किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, यानी कि वो किसी न किसी पर निर्भर करता है। अगर इस संतुलन को बिगाड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। बात समझ रहे हैं? किसी भी आपको पारिस्थितिकी तंत्र में चूहे भी उतने ही आवश्यक है जितने कि सांप आवश्यक है। बात समझ रहे हैं? दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि जैव विविधता किसी भी स्थान में पर्यावरण का संतुलन जो है या पारिस्थितिकी संतुलन जो है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शुरुआत में क्या है कि लोग जैव विविधता के बारे में इतना समझते नहीं थे। 1950 के बाद से ही जो है ये जैव विविधता का कंसेप्ट जो है ये चलने लगा है और विश्व के अंदर अनेक सम्मेलन हो चुके हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जनेरियो के अंदर, रियो सम्मेलन भी उसको कहते हैं, कोप सबमिट होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो वो विश्व में जो लगातार घटती हुई जैव विविधता है या पशुओं की या जंतुओं की जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, लाल डाटा बुक, आपने रेड डाटा बुक के बारे में सुना होगा, जिसमें ये संकटापन्न प्रजातियां जो हैं या विलुप्त प्रजातियां जो हैं या जो समृद्ध है प्रजातियां वनरेबल हैं, उनके बारे में बाकायदा लिस्ट तैयार की जाती है, बाकायदा उनके ऊपर वॉच रखा जाता है और उनको संरक्षित करने के लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। तो देखिए, जैव विविधता को ही बचाने के प्रयास के रूप में हम राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, आखेट निधि क्षेत्र या वनों की जो संपदा है उसकी रक्षा के लिए हम कानून बनाते हैं। तो जैव विविधता की रक्षा के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास राष्ट्रीय पार्क है, हमारे पास अभ्यारण्य है, हमारे पास आखेट निषिद्ध क्षेत्र है और हमारे पास मृगवन है। इसके अलावा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जोन है ना, वो भी एक प्रकार से जैव विविधता के संरक्षण का ही प्रयास है। तो थोड़ा देखो इन सब के बारे में बात करें, राष्ट्रीय पार्क क्या है, अभ्यारण्य क्या है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या है, मृगवन क्या है। देखिए, पहली बात तो क्या है, जैव विविधता का जो संरक्षण किया जाता है ना वो दो प्रकार से किया जाता है, आप इसको यहीं पे समझ लो। जैव विविधता का जो संरक्षण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। या तो ये संरक्षण होता है अंतःस्थान संरक्षण या फिर ये होता है बहिर्स्थान संरक्षण। बात समझ रहे हैं भाई? जैव विविधता को बचाने के लिए अपन दो प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, या तो अंतःस्थान प्रयास कर सकते हैं या बहिर्स्थान। अंतःस्थान का मतलब है जिस स्थान पे आपको पादप और जंतु मिल रहे हैं प्राकृतिक रूप से, आप वहीं पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय कर दीजिए। बात समझ रहे? जिस स्थान पर ये मिल रहे हैं प्राकृतिक रूप से, कोई जंगल हो सकता है, कोई अरण्य हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई और वहां पर आप देखें तो ऐसा प्राकृतिक निवास हो सकता है जहां पर ये जंतु और पादपों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो अगर जंतु और पादपों की प्रजातियां का उनके प्राकृतिक निवास पर ही संरक्षण कर दिया जाए तो उसे अंतःस्थान संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए, ये राष्ट्रीय पार्क हुआ, ये अभ्यारण्य हुआ, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र हुआ, ये मृगवन हुआ, ये सभी जैव विविधता का अंतःस्थान संरक्षण है। बात समझ रहे? ये सभी जैव विविधता का कैसा संरक्षण है? अंतःस्थान संरक्षण है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सरकार को अब एक राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करनी है तो सरकार एक जमीन लेगी, वहां पे वन लगाएगी, इन पशुओं को बसाएगी, नहीं।
पहले से ही कोई वन क्षेत्र था जहां पर इस प्रकार के पादप और जंतु रहते थे तो उस स्थान को प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया। अभ्यारण्य है, सेम वही बात है। मृगवन, अब मृगों के लिए अलग से कोई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी कि अलग से एक बिल्डिंग बनाएंगे वहां पे मृगों को रखेंगे, सब उनकी सुविधाएं करेंगे, नहीं, प्राकृतिक रूप से जहां पर ये वन पाए जाते हैं वहीं पर हमने उनको संरक्षित कर दिया। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट यानी कि शिकार करना, शिकारों का प्रतिबंध लगाना, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर शिकार ज्यादा हो रहेंगे वहीं पर उनको प्रतिबंधित करेंगे। तो ये सारे जो तरीके हैं, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये सब कैसे हैं? अंतः स्थान संरक्षण है। बहिर्स्थान संरक्षण का मतलब है कि आपके जो पादप और जंतुओं की प्रजातियां हैं इनको एक स्थान से उठाया और दूसरे स्थान पर ले गए, यानी कि पादप और जंतुओं की प्रजातियों का उनके प्राकृतिक निवास पे संरक्षण नहीं करके किसी कृत्रिम आवास में। अब कृत्रिम आवास कैसा कैसा हो सकता है, देखो आप, या तो ये कोई जंतुआलय हो सकता है, जंतुआलय देखा होगा आपने, है ना, आपने देखे होंगे जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी जो है ये रखे जाते हैं। कई सारे ऐसे पार्क लगाए जाते हैं, विशेष तौर पर पार्क लगाए जाते हैं जहां पर पेड़ पौधे हम खुद लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, है ना। ऐसे कैसे आपका कोई जैविक उद्यान आपने लगाया है जिसके अंदर आपने उस क्षेत्र में पाई जाने वाले जितने भी वनस्पति की प्रजातियां हैं उनका एक एक सैंपल लगाया है, अब आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आपने कोई बीज बैंक बना दिया, बीज बैंक होते हैं ना कि भाई इस प्रकार के कोई भी जैसे फसलों की प्रजातियां होती हैं, इनके बीजों का हम संरक्षण करते हैं, एक स्थान पर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, वहां पर उसका संरक्षण करते हैं। पशुओं की या जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनको आगे तक सुरक्षित रखने के लिए कभी ये अगर विलुप्त हो जाए तो हम पशुओं के या जानवरों के जो वीर्य हैं, उनका जो डीएनए है उसको हम सुरक्षित रखते हैं ताकि आगे चलकर कभी भी अगर ये विलुप्त हो जाए तो हम इसे क्लोनिंग की प्रक्रिया से वापस प्राप्त कर सके। तो ये सारे तरीके जो हैं ये कैसे हैं जैव विविधता संरक्षण के? बहिर्स्थान संरक्षण है। बात समझ रहे? तो हम जो बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य या आखेट निषिद्ध क्षेत्र या मृगवन, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जैव विविधता संरक्षण के अंतः स्थान संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात मैं बात करूं कि साहब राष्ट्रीय पार्क क्या है, अभ्यारण्य क्या है और इनके ऊपर देखभाल कौन करता है, ये सब किसके नियंत्रण में आते हैं, थोड़ा इनके बारे में हमारी बात की जाए। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रीय पार्क की। देखिए किसी स्थान को राष्ट्रीय पार्क अगर घोषित करना है, किसी स्थान को राष्ट्रीय पार्क घोषित करना है तो यह निर्णय किसका होता है? यह निर्णय केंद्र सरकार का होता है। बात समझ रहे हैं? यदि किसी स्थान को राष्ट्रीय पार्क घोषित करना है तो इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन बकायदा संसद के अंदर एक अधिनियम पारित करना पड़ेगा, कानून पारित करना पड़ेगा और डिसीजन लिया जाएगा। बात समझ रहे? राष्ट्रीय पार्क जहां पर भी स्थापित किए जाते हैं ना तो वहां पर जो मानवीय गतिविधियां हैं वो पूर्णतः से प्रतिबंधित रहती है। हालांकि केंद्र सरकार जो है यहाँ पर पर्यटन की छूट देती है, सफारी की छूट देती है, फिर भी राष्ट्रीय पार्क का जो कोर एरिया होता है, सबसे बीच वाला जो एरिया होता है, वहां पर वन विभाग के कर्मचारी अगर जाए तो जाए, वैज्ञानिक जाए तो जाए, अदरवाइज आम लोगों को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। बात समझ रहे? तो राष्ट्रीय पार्क सीधे सीधे किसके अंडर में आते हैं? राष्ट्रीय पार्क सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। अगर अभी वर्तमान में भारत में बात करूं तो भारत में लगभग 105 राष्ट्रीय पार्क हैं, जबकि राजस्थान में 26 राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, फिर दूसरा देखो अपने पास है अभ्यारण्य। क्या है? अभ्यारण्य। किसी स्थान को अभ्यारण्य घोषित करना है तो इसकी मंजूरी कौन देता है? राज्य सरकार देती है। राज्य के अंदर जो विधान मंडल होते हैं, है ना, विधान परिषदें वगैरह, वो एक कानून बनाकर किसी स्थान को अभ्यारण्य घोषित करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी को अभ्यारण्य घोषित करें। जैसे चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारे पास, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 3 राज्यों ने मिलकर उसे एक अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है। किसी अभ्यारण्य को अगर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देना है तो ऐसा किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजती है। अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे या नहीं दे। बात समझ रहे? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देना सीधा सीधा किसके ऊपर है? केंद्र सरकार के ऊपर है। राज्य सरकारें बस सिफारिश जरूर कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। आज की तारीख में बात करूं तो भारत में लगभग 550 के करीबन अभ्यारण्य है। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, राष्ट्रीय पार्क तो अभी अपने पास कितने हैं? 3 हैं और अभ्यारण्य हमारे पास कितने हैं? 26। माफी चाहता हूं, ये राष्ट्रीय पार्क हमारे पास अभी कितने हैं? 3 और अभ्यारण्य कितने हैं? 26। तो ये राजस्थान का है।
राजस्थान में 3 तो राष्ट्रीय पार्क हैं और 26 हमारे पास कितने हैं अभ्यारण्य। बात समझ रहे। इसके अलावा देखिए एक चीज जो अपन और पढ़ेंगे वो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। देखिए आखेट निषिद्ध क्षेत्र वो है जहां पर किसी भी प्रकार के शिकार पर पूर्णतया पाबंदी होगी। बात समझ रहे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई शिकार नहीं किया जा सकता है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाना पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। राज्य सरकारें चाहे उस स्थान को आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। हालांकि आप देखिए हमारे यहाँ पर राजस्थान में तो ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे यहाँ पर आपको पता हो तो जो मंदिर हुआ करते थे या कोई धार्मिक स्थान हुआ करते थे वहां पर ओरण घोषित की जाती थी, तो वहां पर पशु हुए या पेड़ पौधे हुए इनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होता था। तो वर्तमान में भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र की प्रथा चली आ रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसी भी राज्य की राज्य सरकार को है। इसी आधार पर वर्तमान में हमारे पास कितने 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे पास मृगवन है। क्या है? मृगवन। बात समझ रहे। और मृगवन क्या है? देखिए हिरण जो है ये सबसे ज्यादा वनरेबल है, यानी कि इनका सबसे ज्यादा शिकार होता है। कई सारे जो मांस खाने वाले लोग ही हैं, इंसान ही हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, वो हिरणों को मांस के लिए, कृष्ण मृग जो होते हैं उनको उनकी कस्तूरी के लिए, हिरण के सींगों के लिए इनकी हत्याएं की जाती है, हिरणों का शिकार किया जाता है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हिरण भी जो है लगातार बहुत तेजी से कम हो रहे थे। तो इसके लिए क्या होता है, किसी स्थान को मृगवन घोषित किया जाता है। और राजस्थान में वर्तमान में ऐसे कितने 7 मृगवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, स्थापना कौन करता है। वर्तमान में भारत में और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र और मृगवन है। ठीक है, तो राजस्थान में अपने पास अभी कितने 3 राष्ट्रीय पार्क हैं, 26 अभ्यारण्य है, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है और 7 मृगवन है। ठीक है, अब बारी बारी से अपन इनकी प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है उनकी बात करते हैं, फिर हम आखेट निषिद्ध क्षेत्र और मृगवनों की भी बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, देखिए वर्तमान में राजस्थान के अंदर 3 बड़े राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, पहला जो सबसे पहले स्थापित हुआ था हमारे पास वो था रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। कहां पर? सवाई माधोपुर में। देखिए रणथंबोर को एक अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1955 में और 1 नवंबर 1980 को इसे एक राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। बात समझ रहे। तो रणथंबोर जो है ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला स्थान था। यहाँ पर ही राष्ट्रीय पार्क को घोषित किया गया था। साथ ही साथ 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब पारित हुआ तो उसके बाद बाघों को संरक्षित करने का अभियान चलाया गया, बाघ संरक्षण योजना, सेव टाइगर प्रोजेक्ट। बात समझ रहे। तो बाघ संरक्षण अभियान जो चलाया गया उसके अंतर्गत भारत में जहां जहां पर बाघ पाए जाते थे वहां पर उनको संरक्षित करने के लिए टाइगर जोन घोषित किया गया, बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो राजस्थान में भी जो रणथंबोर वाला इलाका है ये पहला इलाका था जहां पर बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई। ये देश की पहली बाघ संरक्षण परियोजना है। बात समझ रहे। साथ ही साथ ये देश की सबसे छोटे क्षेत्रफल की बाघ संरक्षण परियोजना भी है। कभी आपको भारत की सबसे बड़ी बाघ संरक्षण परियोजना पूछ ले तो आप बोलेंगे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध है बेसिकली, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बांध के किनारे पर जो है यहाँ पर भी बाघों की बहुतायत है, तो उसको भी एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से नागार्जुन सागर बाघ संरक्षण परियोजना सबसे बड़ी है, जबकि हमारी रणथंबोर वाली जो है ये सबसे छोटी है। ठीक है, रणथंबोर के अंदर आप देखो बाघों के अलावा जो है धोकड़ा के वन जो है वो भी बहुतायत से मिलते हैं। मैंने आपको धौक वनस्पति बताया था, तब मैंने आपसे कहा था कि करौली और सवाई माधोपुर के अंदर धौक के जो वन है वो बहुतायत से मिलते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई तरह के जो जानवर हैं वो भी उनका निवास स्थान है, बट मेनली रणथंबोर को जाना जाता है बाघों के कारण। बाघों के कारण ये पूरे भारत भर में फेमस है। एक और बात, कभी आपसे पूछ लें कि भारत में सर्वाधिक बाघ अभी कहां पर है, तो देखो आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये महीना है जुलाई और साल है अपना 2020। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक में है। बीच में क्या हुआ था, कर्नाटक फर्स्ट पे आ गया था, पर अभी आज की तारीख में वापस से मध्य प्रदेश फर्स्ट में। तो बाघ सबसे ज्यादा कहां पर होंगे आज की तारीख में? मध्य प्रदेश में। हालांकि आप एग्जाम में जब भी जाओ तो थोड़ा सा अपडेट होके जाना, एक बार नेट पे चेक कर लेना
गूगल कर लेना कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, इस पे सवाल बनता है, कई बार मैंने देखा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा देखिए हमारे पास जो है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। दूसरा हमारे पास कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी विहार। ये पड़ता है अपन को किधर, भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार अपन को किधर पड़ेगा, भरतपुर में। देखिए केवलादेव की जो है एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापना तो 1956 के अंदर हुई, फिर 1981 में जो है इसे एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। केवलादेव घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी जो है तरह तरह के वो बहुतायत में है। एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हुए हैं सलीम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हुए सलीम अली। तो सलीम अली की कर्म भूमि कहलाता है केवलादेव घना पक्षी विहार। ध्यान रखना, वैज्ञानिक हुए पक्षी विज्ञानी, इनकी लिखी हुई जो किताब है पक्षियों के ऊपर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी फेमस है। तो सलीम अली ने जो अपना रिसर्च किया पक्षियों के ऊपर वो केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर ही किया। केवलादेव घना पक्षी विहार को जो है 1985 के अंदर जो है, केवलादेव घना पक्षी विहार को कब, 1985 के अंदर यूनेस्को आपको पता है ना, ठीक है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल होने वाला ये केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये पहला ऐसा स्थान था जिसे इस सूची के अंदर रखा गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी कई तरह के पक्षी मिलते हैं, जैसे इसमें साइबेरिया सारस मिलता है, व्हाइट ईगल मिलता है। व्हाइट ईगल मतलब सफेद चील आप कह सकते हैं, वो सिर्फ यहीं पे मिलता है। इसके अलावा जो है आपको इस स्थान पर जो है, कहाँ पर, केवलादेव घना पक्षी विहार में आपको लाल गर्दन वाला एक तोता मिलेगा, वो भी बहुत ही दुर्लभ तोता है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर मिलेंगी। फिर देखो तीसरा सबसे लेटेस्ट जो अपने पास है वो है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो है इसे 2012 के अंदर जो है एक राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका विस्तार है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है इसके विस्तार के ऊपर। ठीक है, उसके पहले क्या है, मुकुंदरा हिल्स जो है ये 1955 के अंदर जो है एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, परंतु 2012 के अंदर इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। एक और बात है, देखो ये मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर जो है ना, ये आपस में क्या है, पास में ही है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि रणथंभौर के बाघ जो हैं वो चरते विचरते जो है मुकुंदरा हिल्स तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो अभी जब ये वसुंधरा राजे सरकार थी तो उन्होंने एक बजट के अंदर अपना एक प्रस्ताव पारित किया था टाइगर कॉरिडोर बनाने का। क्या लिख देता हूं मैं, टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर क्या है कि मुकुंदरा हिल्स से रणथंभौर के बीच में एक पूरी ऐसी पट्टी बनाई जाए जिसे दोनों तरफ से तारबंदी की जाए और बाघ वगैरह जैसे जानवर जो हैं ये इस रास्ते से आ जा सके, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो टाइगर कॉरिडोर कहां पर प्रस्तावित है, ध्यान रखना आप, टाइगर कॉरिडोर प्रस्तावित है मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर के बीच में। तो देखो ये तीन हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, आपको इनकी स्थापना याद होनी चाहिए। ठीक है, चाहे अभ्यारण्य के रूप में हो चाहे एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में हो, दोनों वर्ष आपको याद होने चाहिए। किसके लिए फेमस है और कोई यहाँ पर अगर विशेष बात है तो उसके लिए, जैसे ये सलीम अली की कर्मस्थली वगैरह, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कभी भी अपने टॉपिक को बहुत ज़्यादा फैलाइए मत। ठीक है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक की बेसिक जानकारी, आउटलाइन तैयार करिए। आउटलाइन समझते हैं, जैसे मैंने 3 राष्ट्रीय पार्क बोले तो झट से आपके दिमाग में तीनों के नाम आने चाहिए, स्थापना के वर्ष आने चाहिए और इनसे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने आने चाहिए। जैसे बाघ परियोजना वाली बात आनी चाहिए, छोटी बाघ परियोजना, बड़ी बाघ परियोजना, सलीम अली की कर्मस्थली, पक्षियों का स्वर्ग, ये टाइगर कॉरिडोर, ये सब चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे जितना पढ़ो यार, तरह तरह की किताबें उसमें और एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, उसको आप इकट्ठा कर सकते हो, बट सबसे पहले आप एक आउटलाइन बनाइए। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जो राष्ट्रीय पार्क की इनकी आउटलाइन तैयार है। अब मैं थोड़े से अभ्यारण्यों की बात करता हूं। अभ्यारण्य पूरी तरह से राज्य सरकारों के अंदर में आते हैं, है ना, राज्य सरकारें इनकी स्थापना करती है। सबसे पहले जिस अभ्यारण्य की बात करेंगे हम करेंगे वो सरिस्का और सरिस्का अ। ठीक है, दोनों एक ही नाम से, सरिस्का अलवर के अंदर है, बात समझ रहे हैं। सरिस्का को जो है ये 1955 के अंदर जो है एक अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, अलवर के अंदर स्थित है।
सरिस्का के अंदर भी जो है बाघ पाए जाते हैं, बाघों की शरण स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक और आकर्षण है सरिस्का में, हरे कबूतर। हरे कबूतर, इन्हें हरियल पक्षी भी कहा जाता है। हालांकि ये गंगा यमुना के मैदानों का पक्षी है, गंगा यमुना के मैदानों में ये मिलता है, पर सरिस्का में भी पाया जाता है। कभी आपसे पूछ ले कि इसके अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो पाए जाते हैं थावला गांव नागौर में, और एक पाए जाते हैं तिलोरा गांव अजमेर में। ये पूछते हैं कई बार राजस्थान में हरे कबूतर, ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक तो सरिस्का में तो मिलेंगे, इसके अलावा थावला और तिलोरा। तो बाघ के अलावा यहाँ पर आकर्षण का केंद्र जो है वो ये हरे कबूतर है। अब देखो इसी सरिस्का अभ्यारण्य से एक छोटा पार्ट अलग कर दिया गया है, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर विस्तार है इसका, ठीक है, एक छोटा पार्ट अलग कर दिया है, उससे बोला जाता है आजकल सरिस्का अ। बात समझ रहे हैं? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य जो अगर कभी आपको पूछ ले, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो आपका आंसर होगा ये, कौन सा, सरिस्का अ, ठीक है। तो सरिस्का और सरिस्का अ इन दोनों को साथ में याद रखना। फिर देखो एक और करते हैं, अगर सबसे छोटा अभ्यारण्य आपने पढ़ लिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी पढ़ लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में है, जैसलमेर और बाड़मेर में है क्या, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान की खासियत क्या है, एक तो यहां पर अपन ने कई बार बात करी हुई है आकलवुड फॉसिल पार्क की, या जीवाश्म लिख दो फॉसिल को अगर दिक्कत आती है तो। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलेगा। आकलवुड फॉसिल पार्क की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जुरासिक काल के जलीय जीवों के जीवाश्म हमें मिले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है गोडावण पक्षी के लिए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण, ठीक है। गोडावण पक्षी जो वर्तमान में राजस्थान में बचा है वो इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान का भाग है वो लाठी सीरीज के अंदर ही वो सेवण घास होती है जहां पर गोडावण अपने अंडे देता है, ठीक है। तो गोडावण की आप प्रजनन स्थली भी कह सकते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान को। अब देखो भले ही इसके साथ ये राष्ट्रीय शब्द है, पर है क्या, ये एक अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर आपको अभ्यारण्य पूछ ले तो आप ये बोलेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे छोटा पूछ ले तो आप बोलेंगे सरिस्का अ, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 3 हो गए अभ्यारण्य, कुछ और अभ्यारण्यों की मैं बात कर लेता हूं। जैसे एक अपन ले लेते हैं जयसमंद अभ्यारण्य, कौन सा, जयसमंद अभ्यारण्य। देखो जयसमंद अभ्यारण्य जो है इसे भेड़ियों, इसे जलचरों की बस्ती के रूप में जाना जाता है, भेड़िया नहीं, इसे किसके रूप में जाना जाता है, जलचरों की बस्ती। तो कभी आपसे पूछ ले कि जलचरों की बस्ती के रूप में कौन सा फेमस है, तो आप किसका नाम लेंगे, आप जयसमंद का नाम लेंगे, जलचरों की बस्ती के रूप में, बड़ा फेमस है ये, ठीक है। इस अभ्यारण्य का जो विस्तार आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको उदयपुर और इसके आसपास, जो जयसमंद झील है ना, जयसमंद झील के बारे में अपन ने बात करी थी, वहां पे मिलेगा। तो जलचरों की बस्ती के रूप में कौन फेमस है, जलचरों की बस्ती के रूप में जयसमंद अभ्यारण्य फेमस है। एक आपको मिलेगा रामगढ़ विषधारी, ये मिलेगा बूंदी के अंदर। रामगढ़ विषधारी आपको कहाँ मिलेगा, बूंदी के अंदर। काय के लिए जाना जाता है, पाइथन अजगर के लिए जाना जाता है। अजगर देखा है, अजगर, पाइथन अजगर के लिए किसको जाना जाता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को जाना जाता है। इसके अलावा देखो आपको कई सारे और मिलेंगे, जिसमें एक फेमस और है वो भी मैं लिख ही देता हूं। एक है ताल छापर चूरू। ताल छापर झील के बारे में अपन ने बात करी थी, ताल छापर झील चूरू के अंदर खारे पानी की झील थी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कृष्ण मृग हो गए क्या आपके, काले हिरण। तो काले हिरणों की शरण स्थली के रूप में कौन जाना जाता है, ताल छापर चूरू, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपको खूब सारे मिलेंगे, जैसे एक मिलेगा शेरगढ़ बारा। शेरगढ़ कहाँ पर, बारा में, ठीक है। काय के लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए, सांपों की शरण स्थली,
सांपों की शरण स्थली। बात समझ रहे हैं? सांपों के शरण स्थली के रूप में कौन सा? शेरगढ़ बारां। ठीक है, यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र ये सांपों का अभ्यारण्य स्थित है। बाकी दक्षिण में अगर जाओगे तो तमिलनाडु के अंदर है गुइंडी नेशनल पार्क। तमिलनाडु में कौन सा है? गुइंडी नेशनल पार्क। ये जो है सांपों के लिए फेमस है। उत्तर भारत में ये शेरगढ़ बारां वाला जो अभ्यारण्य है ये फेमस है। इसके अलावा देखो अपने पास एक और है, चंबल राष्ट्रीय नदी अभ्यारण्य। चंबल राष्ट्रीय नदी अभ्यारण्य। देखो वैसे तो क्या है कि ये अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इस संयुक्त परियोजना के अंतर्गत तीनों राज्यों के अंदर से जहां जहां चंबल नदी गुजरती है उस एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है। खासियत क्या है चंबल नदी अभ्यारण्य की? चंबल नदी अभ्यारण्य की खासियत है यहाँ पाए जाने वाले घड़ियाल। घड़ियाल आपको पता है, घड़ियाल और मगरमच्छ अलग अलग होते हैं। मगरमच्छ का मुंह कुछ इस तरीके से होता है, मगरमच्छ का मुंह ऐसा होता है, ये ऐसे जैसे अपना है ना मुंह ऐसे। घड़ियाल का मुंह ऐसा होता है, यूं पतला सा होता है। मगरमच्छ का मुंह ऐसा ऐसे खुलता है। ठीक है, ये घड़ियाल जो है ज़्यादातर ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर गंगा हो गई, चंबल नदी हो गई, यहाँ पर घड़ियालों की बहुतायत है। खास करके चंबल नदी जो है यहाँ पर तो घड़ियालों की शरण स्थली और प्रजनन स्थली के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा चंबल के अंदर जो है गांगे सू नाम का एक और जो है वो जीव मिलता है, जलीय जीव है ये भी। तो इसके लिए चंबल जो है फेमस है। पूरे भारत के अंदर चंबल एकमात्र नदी है जिसको नदी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। बाकी किसी नदी को अभ्यारण्य के रूप में कभी विकसित नहीं किया गया। पूरे भारत के अंदर सिर्फ चंबल नदी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे अभ्यारण्य हैं। ठीक है, उनकी कुछ मुख्य बातें हैं वो अपन स्लाइड्स में देख लेते हैं ताकि आपको भी लिखने में आसानी हो, मुझे बताने में आसानी हो। ठीक है, इसमें क्या है, हर अभ्यारण्य की कुछ ना कुछ विशेषता है। मैंने जनरली उस विशेषता को टारगेट किया और मैं आपको बताता चलूंगा कि इस अभ्यारण्य के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको हम थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैव विविधता के बारे में आपको बताया मैंने कि किसी स्थान पर पाई जाने वाली जंतु तथा पादपों की विभिन्न प्रजातियां उस स्थान की क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईओ विल्सन ने 1986 में किया था। ये हालांकि मैं जैव विविधता आपको और विस्तार से करवाऊंगा, भारत भूगोल में करवाऊंगा। ठीक है, भारत भूगोल के अंदर अपन जैव विविधता को बहुत डिटेल में करेंगे, साथ ही साथ उसमें भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों को भी पढ़ेंगे। वहां पे मैं आपको जैव विविधता लंबी चौड़ी समझाऊंगा, काफी जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, जैव विविधता का स्तर क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या है, रामसर साइट समझौता क्या है। ठीक है, अपन उन सब की बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो यहाँ पर कि जैव विविधता जो है किसी स्थान पर पाई जाने वाली जंतु और पादपों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ईओ विल्सन ने। जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट, अगर किसी स्थान पर बहुत ज्यादा अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है ना तो उस स्थान को हॉट स्पॉट कहा जाता है। और इस हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने किया था। सर्वप्रथम 1901 में टोंक रियासत ने जो है शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। सर्वप्रथम 1901 में पूछ ले कभी राजस्थान की किस रियासत ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया, तो टोंक रियासत ने लगाया था। एक यार ये भी है, अच्छा लगा, फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, हालांकि अब बहुत पुराना फैक्ट हो गया बट फिर भी आप ध्यान रखना कि टाइगर मैन के नाम से जोधपुर के कैलाश सांखला को जाना जाता है। एक्चुअली क्या इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए खूब काम किया, इस वजह से इनका नाम प्रचलित है टाइगर मैन के नाम से जोधपुर के कैलाश सांखला। आगे देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कई बार पूछते हैं। अगर एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, कभी आपसे पूछ ले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आप बोलोगे 1986। बात समझ रहे हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तो अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। इसी के अंतर्गत जो है देखो, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। मैंने अभी पीछे डिस्कस कर लिया था आपसे। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधा किसके? केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। अभ्यारण्य राज्य सरकारों के, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी किसके नियंत्रण में होंगे? राज्य सरकारों में। वर्तमान में देश में 104 राष्ट्रीय पार्क और 105 अभ्यारण्य है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय पार्क, 26 अभ्यारण्य और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की अपन बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में 1955 में की गई थी। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
यह देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। सबसे बड़ी कौन सी है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। इस उद्यान में धौंक और सीताफल के वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं और यहाँ पर लाल सिर वाले, सिर के ऊपर लाल धब्बा होता है, ऐसे तोते यहाँ पे पाए जाते हैं। गर्दन के ऊपर जो लाल पट्टी होती है वो तोता अलग है, ये सिर के ऊपर लाल स्पॉट होता है वो तोता यहाँ पर मिलता है। इसकी बात अपन ने पीछे कर ली थी। नेक्स्ट देखो, केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे पक्षियों का स्वर्ग और पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। एक अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1956 में की। 27 अगस्त 1981 को इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला यह राज्य का प्रथम पार्क था। इसे रामसर साइट का भी समझौता प्राप्त है। ये रामसर है, रामसर। रामसर जो है ईरान का एक शहर है। यहां पर क्या 1971 में एक बैठक हुई थी रामसर में, जिसके अंतर्गत विश्व की जो आर्द्र भूमियां है, आर्द्र मतलब दलदली भूमियां है, झीलों का किनारा हो सकता है, नदियों का किनारा हो सकता है, नदियों का डेल्टा हो सकता है, तो ये आर्द्र भूमियां जो है बहुत सारे ऐसे पशु, ऐसे जलीय जीव होते हैं, उनके घर हैं, उनको भोजन आवास सब यहीं पे उपलब्ध होता है। तो हमारे लिए क्या है, दलदली भूमि कुछ काम की नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, दलदल को पाट के यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम भूमि तैयार कर लेते हैं, इसको पक्का कर लेते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। दलदल जैसे जैसे खत्म होते हैं तो इन पक्षियों का आवास और प्रजनन करने का स्थान भी जो है वो खत्म हो जाता है, भोजन का स्थान भी खत्म हो जाता है। तो इन आर्द्र भूमियों को बचाना है। तो राजस्थान में देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 अपने पास रामसर साइट है। पहली तो है ये कौन सी, केवलादेव घना पक्षी विहार, और दूसरी है सांबर झील। कभी पूछ ले राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, तो आप बोलोगे 2। पहली कौन सी, केवलादेव, और दूसरी कौन सी, सांबर। ठीक है। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई है। यह पार्क प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की कर्मस्थली रहा है। इस अभ्यारण्य में चकोर पक्षी, प्रवासी साइबेरियाई सारस, लाल गर्दन वाला दुर्लभ तोता, सफेद चील आदि सब मिलते हैं। इनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, तो ज्यादा हम यहाँ पे समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1955 में मुकुंदरा पहाड़ियों को दर्रा अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बेसिकली ये क्या है, कोटा, बूंदी और इसके आसपास है ना, यहाँ पहले से दर्रा अभ्यारण्य था। बात समझ रहे, दर्रा अभ्यारण्य आज भी है। दर्रा अभ्यारण्य का ही क्षेत्रफल जो है उसका कुछ भाग अलग करके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क बना दिया है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग जो है वो दर्रा अभ्यारण्य में भी आता है। ठीक है, यही बात कहना चाहता है। 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में इस पार्क का विस्तार है, जो 4 जिलों में फैला हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी कुछ समय पहले सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको याद रखोगे। झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर एक बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इस उद्यान का मुख्य आकर्षण गागरोनी तोता या हीरामन तोता है। हाँ भाई, ये अपन भूल गए थे। देखो, इसे गागरोनी तोता, हीरामन तोता या फिर टुईया तोता के नाम से भी जाना जाता है। ये तोता जो है ये मनुष्य की नकल करने के लिए जाना जाता है। मनुष्य जो बोलता है ये वापस उस शब्दों का उच्चारण करता है, और पूरे भारत में ये तोता जो है, ये टुईया तोता या हीरामन तोता सिर्फ इसी स्थान पर अब अवेलेबल है। हाड़ा शासक मुकुंद सिंह द्वारा अपनी रानी, इसकी एक पासवान थी अबली मीणी। अबली मीणी का महल यहाँ पर स्थित है इसी में, जिसे राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखना कि मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान हेतु बनाया गया अबली मीणी का महल, जो राजस्थान के लघु ताजमहल के रूप में जाना जाता है, वो भी यहीं पर स्थित है। बारडोली का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हूण शासकों द्वारा ये बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हूण विदेशी शासक थे जो भारत में आए थे, शैव थे, शिव धर्म के उपासक थे, तो उन्होंने यहाँ पर बारडोली का शिव मंदिर बनवाया था, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इस उद्यान से काली सिंध, आहू तथा चंबल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट जो हमको बात करनी है वो बात करनी है हमको अभ्यारण्यों की। तो अभी हम उसकी बात करेंगे, राजस्थान में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं।